एसबीआई रिसर्च ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है जो बता रही है कि पिछले 4 सालों में 5.2 करोड़ औपचारिक नौकरियां पैदा हुई हैं। खास बात यह है कि इनमें से 47% लोगों को पहली बार नौकरी मिली। एसबीआई रिसर्च ने ईपीएफओ और एनपीएस के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों के पेरोल डेटा ट्रेंड के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2023 तक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.86 करोड़ की शुद्ध बढ़ोतरी इसमें हो गई है। चालू फाइनेंशियल ईयर में भी शानदार ट्रेंड बरकरार है। इस साल के पहले 3 महीनों में ही ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की संख्या शुद्ध रूप से 44 लाख तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसकी पहली तिमाही के दौरान यानी कि अप्रैल से जून 2023 के 3 महीनों में 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को नौकरियां मिली हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया, यानी कि पहली बार काम जिनको मिला है ये उनका डेटा है। और एसबीआई रिसर्च ये भी कह रही है कि अगर ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहता है तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक शानदार ट्रेंड नौकरियों का देखने को मिलेगा। एसबीआई रिसर्च को उम्मीद है कि ये ट्रेंड बरकरार रहने पर इस फाइनेंशियल ईयर में 1.6 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तो 5.2 और अगर प्रोजेक्टेड 1.6 को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 6 करोड़ के पार चला जाता है, जो अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान देखने को नहीं मिला है। पहली बार नौकरी पाने वालों की संख्या भी रिकॉर्ड 70 से 80 लाख की रेंज में रह सकती है। यह भी एक नया रिकॉर्ड होगा जो फर्स्ट टाइम जिनको नौकरी मिली है। पिछले साल और उससे पहले के 3 साल यानी कि पिछले 4 साल के दौरान एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के नए सब्सक्राइबर्स की संख्या में करीब 31 लाख की बढ़ोतरी हुई है। साल 2022-23 के दौरान एनपीएस में 8.24 लाख सब्सक्राइबर जुड़े, उसमें सबसे ज़्यादा 4.64 लाख का योगदान राज्य सरकारों का है। फिर राज्य सरकारों के बाद तकरीबन 2,30,000 के आसपास जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनका नंबर है इसमें एनपीएस में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें लगभग 1,30,000 नए सब्सक्राइबर्स का जुड़ाव हुआ है। अगर ईपीएफओ और एनपीएस के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो पिछले 4 साल के दौरान जैसे हम बता रहे 5 करोड़ से ज्यादा, प्रिसाइजली 5.2 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 20 लाख औपचारिक नौकरियां पैदा हुई हैं। ये औपचारिक हैं। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि अब दोबारा या फिर से ज्वाइन करने वालों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब नौकरियां लोग कम बदल रहे हैं। पहले ये होता था कि बार बार नौकरियां बदलना, फिर से वर्कफोर्स का हिस्सा बनना, उनको कहा जाता था कि दोबारा इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन ऐसे लोगों का अब ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है। तो इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लोग डर के मारे नौकरियां नहीं छोड़ रहे, इसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है। और दूसरा ये भी निकाला जाता है कि लोग इतने खुश हैं अपनी नौकरी से कि वो नौकरी बदलना नहीं चाहते। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स में एक अच्छी बात जो उभरकर सामने आई है वो महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और ये तकरीबन 27% हो गई है। तो ये एक वृहद डेटा हम लोगों के सामने एसबीआई रिसर्च का, जो कि ईपीएफओ और एनपीएस के ठोस डेटा के आधार पर है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और एक ठोस डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। अच्छी बात ये जो पिक्चर दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि 4 साल में अगर 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हो रही हैं तो ये एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। लेकिन रियलिटी क्या है, इस पर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हम चलते हैं खास मेहमान के पास। डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के साथ। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ईपीएफओ और एनपीएस अब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ठोस डेटा है एसबीआई रिसर्च के पास। आपको लग रहा है जो प्रेजेंट सिनारियो आप आसपास देख रहे हैं उस सिनारियो की सही पिक्चर एसबीआई रिसर्च के डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? सर, ये डेटा बहुत इनकरेजिंग है और जैसा कि आपने कहा ये औपचारिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का है, यानी फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उसका है। अब ये जो अवधि है 4 साल की, इसमें कोविड का साल भी शामिल है और मुख्यतः जो रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है फॉर्मल सेक्टर में वो पिछले 2 सालों में हुई है, जबकि इकॉनमी नॉर्मलाइज करना शुरू करी है। इसलिए ये ग्रोथ रेट और भी इम्प्रेसिव हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये औपचारिक क्षेत्र में तो बढ़ोतरी हुई है,
लेकिन क्या जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडियन इकॉनमी का, जिसमें कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसमें किस तरह का रोज़गार का ट्रेंड है। तो और कॉम्प्रिहेंसिव अगर एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को देखा जाए तो इस समय जो सीमित आंकड़े उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार लगभग 7.8 से 8% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडियन इकॉनमी में। यानी कि जो लोग वर्किंग एज के लोग हैं और जो जॉब सीख कर रहे हैं, उनमें से 8% लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो उसमें से कुछ लोग जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो काफ़ी इनकरेजिंग ट्रेंड है। और अगर इस आंकड़े को ग्रोथ के आंकड़े के साथ रख कर देखा जाए तो पिछले साल और इस साल का जो पहली तिमाही का जो ग्रोथ का आंकड़ा है, उसमें मिलाकर ये देखने से लगता है कि जो एक इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा सा था, जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर है, उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्षेत्र अंश है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें जो अगर प्री कोविड ईयर से कंपेयर करें तो अभी भी हम लोग थोड़ा नेगेटिव में चल रहे हैं, कम से कम पहली तिमाही को करस्पॉन्डिंग तिमाही से अगर कंपेयर करें तो जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उनमें अभी एम्प्लॉयमेंट का बढ़ने का ट्रेंड जो है वो देखना बाकी है। और कोशिश ये रहेगी नीति बनाने वालों की कि ये जो ग्रोथ हो रही है इसको ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए। और ब्रॉड बेस्ड बनने पर औपचारिक क्षेत्र में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दोनों में एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो ये देश के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा उस पर भी आऊँगा कि एक हेल्दी, एक स्वस्थ नौकरियों को जनरेट करने का आधार जीडीपी के टर्म्स में क्या हो सकता है। लेकिन अभी मैं मौजूदा डेटा ही देखूं और 4 साल के इन फॉर्मल सेक्टर में 4 साल में 5.2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखूं तो ये प्री कोविड एक बहुत बड़ी बहस चली थी इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट पर। और ठीक 2019 के ठीक चुनाव से पहले बाकायदा लेबर मिनिस्ट्री का डेटा आया था, 45 साल के हाई पर था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। शुरुआत में तो सरकार ने इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दोबारा जब सरकार में आ गए तो फिर बाकायदा इसी रूप में एक्सेप्ट भी किया। तो आपको लग रहा है सर कि उस परिस्थिति से अब परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं पॉजिटिव दिशा में, या चुनौतियां अभी बरकरार हैं सर? नहीं, ये तो साफ है कि परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन में इकॉनमी को ले जा रहे हैं। क्योंकि कोविड के साल में आप देखिएगा जो फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग स्टैग्नेट किया है या थोड़ा सा गिरा है। उसके बाद जो 5.2 का ज़्यादा हिस्सा है वो पिछले 2 साल में बढ़ा है, यानी कि बढ़ने की गति काफ़ी अच्छी है और इसलिए ये हेल्दी ट्रेंड कहलाएगा। एक तरह से देखिए तो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर का ये डेटा काफ़ी रिलायबल सोर्स का है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। और अगर इकॉनमी में फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, और जैसा कि आपने कहा था कि लोग जो है अपनी नौकरियों में स्थिर है और स्टेबल हैं, यानी कि ज़्यादातर नौकरियां बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब है फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ रहा है और स्टेबलाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो ये दो जो है अच्छे डायरेक्शन के चेंजेस हैं। अब कोशिश बस यही होनी चाहिए कि हम लोग अच्छी समृद्धि दर को सस्टेनेबल रूप से बरकरार रखें। और इसमें अभी थोड़ी और रिकवरी बाकी है, जैसा कि एक सेक्टर का मैंने जिक्र किया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी पहली तिमाही में ग्रोथ काफ़ी सीमित थी, 4% के आसपास, इसलिए अभी उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब मैं ज़रा जो सरकारी और गैर सरकारी जो अनुमान हैं उनके डेटा पर जाऊंगा और उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे सर, और ख़ास तौर से फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर। ये एसबीआई का डेटा हमारे सामने ये पिक्चर रख रहा है। सीएमआई का डेटा जो काफ़ी एक तरह से क्रिटिकल रहता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर और अपनी उसकी स्टडी रहती हैं, वो भी कह रहा है कि अप्रैल के मुकाबले मई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, 8 कुछ से घटकर वो 7.8 के आसपास आया है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि इसका मतलब ये है कि कम लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उनके पास या तो कोई रोजगार है या फिर नौकरी है। तो ये गैर सरकारी डेटा बनाम हमारे पास ये पिक्चर प्रथम तिमाही की खास तौर से, और अभी एसबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है कि अभी
1.5 करोड़ से ज़्यादा बचे हुए इस वित्त वर्ष में जनरेट होंगी। तो आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, अगर ये जो नई जॉब क्रिएशंस होंगी, ये रिक्वायर करती हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं उनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एडुकेशन का स्तर होना चाहिए, तभी वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो इन आंकड़ों से साबित हो रही हैं उनको अवेल कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो जो गैर औपचारिक सेक्टर है उसमें बहुधा जो लोग पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है और इनफॉर्मल सेक्टर में या एग्रीकल्चर में जॉब ढूंढते हैं तो वहीं एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। तो एक तो बैलेंस चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ के सेक्टर्स हैं उनमें, और दूसरा जो है एक बढ़ोतरी चाहिए स्किलिंग और एडुकेशन के लिए जो नए जॉब सीकर्स आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए। एक शुरू में आपने ये भी कहा था कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव है वो भी थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर को दिखला रहा है, और इनफैक्ट 27-28% जो है वो अच्छा है, क्योंकि औसतन पिछले सालों में 25% तक ही रहा फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन। तो इसमें बहुत इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टोरी में काफ़ी संभावना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा करके, अभी तो 27-28% है, इसको बढ़ा करके 40-45% तक ले जाना चाहिए, तब जा कर के एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट जो है वो और ग्रोथ को बढ़ाने वाला होगा। बिल्कुल सर। एक मेरा आखिरी सवाल सर, ओवरऑल जो इस सरकार के बारे में जो विमर्श होता है नौकरियों के बारे में, वो ये होता है कि सरकार ने निवेश के मोर्चे पर कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि PLI है, जबकि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर इंटेंसिव कामों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार का फोकस रहा, लेकिन उतनी संभवतः सफलता अभी नहीं मिली। तो इस आलोचना को आप मौजूदा परिदृश्य में कैसे देखते हैं? क्या वाकई में एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हैं, लेबर इंटेंसिव कम है, या आपको लगता है जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो काम किया जा रहा है, वो दूरगामी परिणाम हमें एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देंगे, या चुनौती है सर वहाँ भी? इसमें इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो ये बात सही है कि सरकार काफ़ी ज़ोर दे रही है नई टेक्नोलॉजी पर, जो कि कैपिटल इंटेंसिव होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कैपिटल इंटेंसिव होता है। जॉब्स सीमित क्रिएट होते हैं और जॉब्स हाई स्किल्स भी मांगते हैं अगर वो हाई न्यू टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में है, तो उसके कारण जॉब्स कम क्रिएट होते हैं। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि एक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है वो सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा हो रही है बजाय इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के। तो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो दोनों तरह का है। उसमें जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है वो भी एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में है उनको भी नई जॉब्स मिलती हैं। वो जो ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और नई टेक्नोलॉजी का फोकस है उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करता है, और मेरे संबंध में ये बैलेंस जिस तरह से बना रहे, जिस तरह से नई पॉलिसीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, सबको बढ़ावा दे रही हैं, उस हालत में शायद ये संभावना ज़रूर उठेगी कि हम लोग दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मसले पर अपना विश्लेषण दिया। ये ध्यान रखना होगा कि एसबीआई रिसर्च की ये रिपोर्ट चुनाव आने वाले हैं और उस साल में आई है, और 4 साल में 5.2 फॉर्मल जॉब जनरेशन, ये काफ़ी इनकरेजिंग डेटा न सिर्फ इकॉनमी के लिए बल्कि मौजूदा सरकार के लिए भी हो सकता है। इसमें अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब के डेटा भी देने में कामयाब रहे तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार प्रति साल, मुझे लगता है उसके आसपास का ये कहीं समीकरण बैठता हुआ नजर आएगा। बहरहाल हमने इसके राजनीतिक पक्ष नहीं बल्कि आर्थिक और जो मौजूदा परिदृश्य है एम्प्लॉयमेंट का उस पर बातचीत की। सर से बहुत बहुत धन्यवाद DK श्रीवास्तव सर, वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।